नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जी वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। मतलब इस चैप्टर में हमने वर्क, एनर्जी, पावर और जो कोलिजन होती है दो बॉडीज के दरमियान जब वो टकराती हैं तो उसके इफेक्ट को पढ़ना है। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास है कि वर्क, एनर्जी और पावर जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं आजकल की डेली लाइफ में। ठीक है, वो कह रहा है कि एक फार्मर जो अपनी फील्ड में कोई काम कर रहा है, ठीक है, खेत में काम कर रहा है, वो हम कहते हैं कि वो बड़ा सख्त काम कर रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकली हम कहते हैं कि वो बड़ी मेहनत कर रहा है। ज़ाहिरी बात है, एक जो वुमन, एक औरत जो है पानी, मतलब दूर दराज के जो इलाके हैं जैसे सहरा हैं तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो वो लोग पानी को स्टोर करते हैं। तो कह रहा है कि एक जो औरत है वो पानी एक कुएं से भर के ला रही है अपने घर तक, हम कहते हैं वो भी वर्क कर रही है। इन अ ड्रॉट इफेक्टेड नगरिका जहाँ पे सूखा होता है बहुत से इलाके ऐसा सहरा वगैरह में, शी में भी रिक्वायर्ड टू कैरी इट ओवर लार्ज, तो उसको बड़े दूर दराज से पानी भर के जाना पड़ता है। तो हम कहते हैं वो बेचारी बड़ी बड़ा वर्क कर रही है, बड़ा काम कर रही है। तो अगर वो ऐसा कर रही है उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होगा या उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो वर्क करने की कैपेसिटी है। ठीक होगा। और जो पावर है उसको हम स्पीड के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कराटे में अगर कोई पंच पावरफुल पंच है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा स्पीड से लगा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है कि कराटे में क्या होता है कि जो पावरफुल पंच होता है ना वो बड़ा स्पीड से लगता है। अगर वो कह रहा है वी शैल फाइंड दैट देयर इज अ लूज कोरिलेशन। लूज कोरिलेशन का मतलब है कि जो फिजिकल फिनोमेना है और जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है उन दोनों के दरमियान बड़ा एक लूज कोरिलेशन का मतलब है कि बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, हमारे जहन में जो चीज़ आ रही है जैसे पुली जो होता है, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो जो सर के ऊपर वजन उठाते हैं, साइकोलॉजिकली तो हम कहते हैं कि वो बेचारे बड़ा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ राइट, साइकोलॉजिकली ये बात सही है, लेकिन फिजिकली क्या ये सही है? फिजिक्स की ज़बान में क्या ये बात सही है कि जो वर्क की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं? तो इसको हम इंशाल्लाह अभी जो हम वर्क पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद क्लियर होगी ये चीज़। वो कह रहे हैं कि work is said to be done when a force applied on a body displaces a body through a certain distance in the direction of force। जब कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है और वो फोर्स बॉडी को अपनी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर कराती है उसका नाम है वर्क। दोबारा सुन लें, जब कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है, अप्लाई होती है, और अगर वो फोर्स बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, वो कोई डिस्टेंस कवर कराए तो उसको हम वर्क कहते हैं। अब हमारे पास है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है? वो कह रहा है कि हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स एफ है जो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई की गई और वो एंगल थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ और बॉडी को डिस्प्लेस कर देती है डिस्टेंस एस। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बॉडी है हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर ये फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया, मतलब यहाँ से हमने उसको खींचा ऊपर से, ठीक है, रगड़ा, तो ये बॉडी यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है उसको डिस्टेंस एस कहा गया है और ये फोर्स है। ठीक है, अब फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास, अगर आप ग्राफ ड्रा करें फोर्स को रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में तो ये एफ कॉज है और ये एफ साइन है। ठीक हो गया, अब जो आपके पास देखें एफ कॉज ऑफ एंगल है। ठीक है, बॉडी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? एफ कॉज की डायरेक्शन में। इसका मतलब है एफ साइन को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ से देखें ना, यहाँ से डेफिनेशन पूरी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो इस डायरेक्शन में बॉडी को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस करा रहा है। अब वो कह रहा है कि वही बात कि बॉडी जो है वो एफ कॉस
ऑफ एंगल की डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इसलिए फिर हम जो वर्क हमारे पास होता है एफ कॉज इंटू एस, वर्क असल में प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्स का हम कंपोनेंट ले रहे हैं एफ कॉज, इसलिए यहाँ पे एफ कॉज लिखा है। और इसको अरेंज करेंगे तो बन जाएगा एफ एस कॉज, और कॉज अगर हो तो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। यानी कि सिंपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटीज जब मिलें और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट सिंपल अल्फाज में। ये फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन जब इन दोनों में एक रिलेशन बना तो इन्होंने हमें क्या दिया, एक स्केलर, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, वो कह रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही है बात कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके बराबर है वर्क। और नंबर ऑफ फोर्सेज अगर आपके पास हो एक बॉडी के ऊपर, इट शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2, देन आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, यानी कि ये नंबर ऑफ फोर्सेज एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही थी और उन्होंने बॉडी को R1 से R2 की तरफ लेके गई, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम करेंगे तो आपके पास ये R2 माइनस R1, यानी कि अब आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। ठीक होगा, तो इस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा वो नंबर ऑफ फोर्सेज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, लेकिन एक शर्त आपने याद रखनी है कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फोर्स इधर लग रही है तो फिर बॉडी को डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कवर करना होगा। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर करती है, फोर्स इस तरफ लग रही है, तो उस केस में आपके पास वर्क डन नहीं होगा। ठीक होगा, तो ये हम जो आगे हम नेचर ऑफ वर्क डन पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करेंगे कि एंगल का क्या ताल्लुक है, कितना एंगल होगा तो पॉजिटिव होगा, कितना एंगल होगा तो नेगेटिव होगा, और कितने एंगल पे पॉजिटिव वर्क डन मैक्सिमम होगा, कितने एंगल पे नेगेटिव वर्क डन मैक्सिमम, कितने एंगल पे वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।